हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देवेंद्र साहू। यूट्यूब के इस चैनल डी के मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। टुडे वी विल डिस्कस ऑन रेसिड्यू ऑफ एनालिटिक फंक्शन। बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो वीडियो को कंप्लीट देखिए। रेसिड्यू के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं मैं इसमें कवर किया हूं, और साथ ही साथ उनके जो ट्रिक्स हैं, आइसोलेटेड सिंगुलैरिटीज़ जैसे रिमूवेबल है, आपका पोल है और एजेंशियल, उस पर कैसे हम चेक करेंगे वो हम देखेंगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और देखिए कंप्लीट इसको, है ना। तो सपोज रेसिड्यू ऑफ एनालिटिक फंक्शन एट एनी पॉइंट। तो देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया, किसी एनालिटिक फंक्शन का लॉरेंट एक्सपांसन लिखा है। तो लॉरेंट एक्सपांसन का वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर लिया, उस वीडियो को ज़रूर आप देख लीजिए। लॉरेंट एक्सपांसन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो फिलहाल मैं डायरेक्टली बता देता हूँ, आप जब लॉरेंट एक्सपांसन लेते हो किसी फंक्शन का, तो फंक्शन के पास सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ये जो पॉइंट है वो एक आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी होता है, दैट इज़ रिमूवेबल, पोल और एजेंशियल, ये कोई भी हो सकता है ना। तो आइसोलेटेड में कोई भी हो सकता है। तो मैंने बताया था दो तरीके से ग्राफ पॉसिबल है ना। पहला है कि इस ए पर सेंटर्ड है ना, दो सर्कल आप ले लीजिए C1 और C2, इनके बीच फंक्शन एनालिटिक हो, ये है एन्यूलस रीजन, है ना, यू नो दैट। अब ये जो आपका ये न्यूलस रीजन या रिंग सेप्ड रीजन है, फंक्शन इसमें एनालिटिक है। ए पर फंक्शन जो है ना, क्या कौन सा सिंगुलैरिटी रखता है? आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी रखता है। आइसोलेटेड के बारे में आपको अच्छे से पता है, ठीक है। ये पहला कंडीशन हुआ, फंक्शन इसमें एनालिटिक है और ये जो है आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है। देन उसके बाद इनका लॉरेंट एक्सपांसन इस, है ना, फॉर्मेट में डिफाइंड होता है, समेशन n बिलोंग्स टू z an z माइनस ए होल पावर n। ये होता है ना, z मीन्स सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। इसका मतलब हुआ n इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। उसके बाद अलग अलग ब्रेक कीजिए, ब्रेक करने के बाद आपको मिलता है ये और ये है पॉजिटिव पावर वाला, ये है नेगेटिव पावर वाला। एंड वी नो दैट दिस पार्ट इज कॉल्ड रेगुलर पार्ट एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड क्या? प्रिंसिपल पार्ट। ओके, तो ये रेगुलर है और ये प्रिंसिपल है, ठीक है। ये आपको अच्छे तरीके से पता है। तो ये तो मैंने बताया इस तरह से ग्राफ पॉसिबल है, और एक और ग्राफ पॉसिबल है, और वो ये है कि हो सकता है कि इस टाइप से ही हो और ये यहाँ पर हो। ए को हमने निकाल दिया, यहाँ पर पॉइंट ए है, इस पॉइंट ए को निकाल दिया है, मतलब ये डिलेटेड नेबरहुड की तरह, पंक्चर्ड डिस्क की तरह, ठीक है। और जरूरी नहीं कि डिस्क हो, ये कोई भी हो सकता है ना, ये इस तरह से भी हो सकता है। इंपॉर्टेंट इस बात है का है कि जिस पॉइंट पर वो आइसोलेटेड रखता है वो पॉइंट हटा दीजिए, फिर फंक्शन बाकी ओवरऑल में एनालिटिक होगा। ये सेकंड कंडीशन होता है, तो भी लॉरेंट एक्सपांसन हम डिफाइन कर सकते हैं। तो ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो फंक्शन इसमें एनालिटिक है या तो इस तरह से इसमें, है ना, एनालिटिक है एक्सेप्ट दिस पॉइंट ए, ठीक है। और तब उनका लॉरेंट एक्सपांसन इस फॉर्मेट में डिफाइन होता है, आपको पता है, जिसमें से ये जो bn है, bn का मतलब होता है a माइनस n, ठीक है। और ये होता है z इक्वल टू आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी फंक्शन एफ ऑफ z का। अब देखिए ये जो an है, इस an का मीनिंग होता है fnth डेरिवेटिव ऑफ f ऑन फैक्टोरियल n, ठीक है। अब ये जो है आपको पता है अकॉर्डिंग टू बाई कॉची इंटीग्रल फार्मूला फॉर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, वी नो दैट fnth डेरिवेटिव ऑफ इक्वल्स टू क्या होता है? फैक्टोरियल n अपॉन 2 पाई आई इंटीग्रेशन c f ऑफ z अपॉन z माइनस ए होल पावर n प्लस 1 इंटू dz होता है। अब ये फैक्टोरियल n यहाँ पर उसको अपॉन में लाया गया, तो ये fnth डेरिवेटिव अपॉन फैक्टोरियल n के फार्मूला ये बना। c के जगह गामा भी यूज हो सकता है। ये c या गामा क्या होता है मैं थोड़ा इस पर भी डिस्कस करूँगा, पहले इसको समझ लेते हैं। तो ये जो है an इक्वल टू ये होता है और इसका फार्मूला ये होता है बाई कॉची इंटीग्रल फार्मूला फॉर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। क्लियर है? इसके बारे में मैंने बताया भी था। तो ये है, ठीक है। अगर मैं bn की बात करूं तो bn का मतलब है a माइनस एन, और a माइनस एन का मतलब है आप 1 अपॉन इसकी वैल्यू ये है, तो a माइनस एन की वैल्यू क्या होगी? n के जगह में माइनस एन हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन c f ऑफ z अपॉन z माइनस ए होल पावर माइनस एन प्लस 1 इंटू dz। क्लियर है? कई राइटर्स जो है इसके जब गामा भी यूज़ करते हैं, ये कर्व होता है, क्लोज्ड कर्व को शो करता है, ठीक है। तो इस तरह से an की वैल्यू हुई, bn की वैल्यू हुई। अब अगर c की बात आप कर रहे हैं तो ये जो c या गामा है वो एक्चुअली a को, है ना, a के अराउंड क्या है? एक कर्व है। हो सकता है कि ये सर्कल हो, कोई भी हो सकता है, क्लोज्ड कर्व होना चाहिए, ठीक है। और सिंपली जब कुछ नहीं कहा जाता तो हमेशा क्या लिया जाता है? आपका क्लॉक एंटी, है ना, एंटी क्लॉकवाइज लिया जाता है, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज मीन्स आपको पता है इस फॉर्मेट में रहेगा, ठीक है। अब देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये इस टाइप से हो सकता है, ये जो c है, या हो सकता है यहाँ पर ऐसे हो सकता है,
कन्फर्म हो रहा है ना, बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई कन्फ्यूजन होना ही नहीं है। तो ये इस ए को कवर करते हुए ये हमारा सी हो सकता है, यह हो सकता है इस ए को कवर करते हुए ये सी, इनके है ना, उनको कवर करते हुए का मतलब है इनको ढकते हुए ना, कन्फर्म। अब देखिए, अब जो टॉपिक है उस पर आते हैं, है ना। अभी तक जितना भी था ये पूरा ओवरव्यू चल रहा था लॉरेंट एक्सपांसन का। अब ये जो बी एन आपने लिखा है इसी का खेल है यहाँ पर। सोचिए n इक्वल टू 1 पे क्या होगा, ये n इक्वल्स टू 1 पे, तो वी सी दैट एट n इक्वल्स टू 1 वी सी दैट b1 बोले तो a माइनस 1 क्या मिलेगा, 1/2 पाई आई इंटीग्रेशन c, या इंटीग्रल अलॉन्ग क्लोज्ड कर्व c ऐसा बोलते हो आप, f ऑफ z अपॉन z माइनस ए होल पावर माइनस 1 + 1 इंटू डी जेड माइनस 1 + 1 दैट इज माइनस 1 + 1 दैट इज 0। वी नो दैट किसी के पावर में 0 करो हमेशा 1 आता है, बेसिक रूल है ना, ठीक है। तो ये जो है आपका फार्मूला से इसको आप जमा करके लिखिए तो ये मिलेगा इंटीग्रल अलॉन्ग क्लोज्ड कर्व c f ऑफ z इंटू डी जेड इक्वल्स टू b1। क्लियर हो रहा है ना। अब देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या है, वो ये है कि दिस b1 is called residue of f of z at z equal to a. It is denoted by residue of fz at z equal to a simply, or residue of f of z at z equals to a. Clearly इंटीग्रल अलॉन्ग क्लोज्ड कर्व c f of z into dz equals to 2 pi I into b1. This b1 means coefficient of 1 upon z minus a, that is 2 pi I into coefficient of 1 upon z minus a, ठीक है ना। आपने जो लॉरेंट एक्सपांसन लिखा है उसमें b1 क्या शो करता है, b1 मीन्स a माइनस 1, ठीक है ना। तो आपने जो लिखा था n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी a n z माइनस ए होल पावर n प्लस समेशन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी b n z माइनस ए होल पावर माइनस n। अब यहाँ 1 अगर रखता हूँ तो क्या z माइनस ए का इन्वर्स आएगा, तो b1 इज क्या हुआ, b1 इज कोफिशिएंट ऑफ z माइनस ए का इन्वर्स, दैट इज 1 अपॉन z माइनस ए का कोफिशिएंट होगा b1 जो है। तो b1 का मीन्स ये होता है। तो ज़्यादा कोई बहुत बड़ी कॉन्सेप्ट नहीं है, एकदम सिंपल सा है और सीधा पकड़ के चलना है। और वो ये है कि ये जो 1/2 पाई इंटीग्रेशन c f ऑफ z dz इक्वल टू जो b1 रहता है, इसी b1 को जिसका मतलब है कोफिशिएंट ऑफ 1/z माइनस ए, इसी को हम बोलते हैं रेसिड्यू ऑफ f ऑफ z एट z इक्वल टू। इसका मतलब हुआ कि रेसिड्यू का कॉन्सेप्ट लॉरेंट एक्सपांसन और क्या बोलते हैं अपना कॉची इंटीग्रल फार्मूला के थ्रू आया है। ये तो क्लियर हो गया। और कुछ नहीं है, बस ये b1 को अपन क्या बोलते हैं, रेसिड्यू बोलते हैं फंक्शन f ऑफ z की पॉइंट z इक्वल टू a पर। और z इक्वल टू a जो है एक आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है, तो आप नोट करके अलग से लिख सकते हैं, मैं लिख भी दूंगा कि रेसिड्यू इज डिफाइंड ओनली फॉर आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी, है ना। क्लियर है, ये केवल आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी के लिए ही डिफाइन होगा, ठीक है, आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी पर ही डिफाइन होगा। That is, है ना, we know that there are exactly 3 types of isolated singularity, namely removable है, pole है और एजेंशियल है, आइसोलेटेड एजेंशियल। क्लियर है, तो ये है। तो याद रखिए जो है ये b1 जिसे हम कोफिशिएंट ऑफ 1/z माइनस ए बोल रहे हैं, इसी को हम बोलते हैं क्या, रेसिड्यू ऑफ f z एट z इक्वल टू a। और शॉर्टकट में हम इसको इस तरह से डिनोट करते हैं या इस तरह से डिनोट करते हैं। अब हम एग्जाम्पल्स लेंगे ताकि कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो सके। तो एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल देखने से पहले ये नोट बिल्कुल आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। क्या होता है, कभी कभी हम कंपटीशन एग्जाम दिला रहे होते हैं, उसमें क्वेश्चन ऑप्शन में दिया रहता है, अब वो नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी दे रहा होता है कभी सिचुएशन में, और उस समय हम रेसिड्यू फाइंड करने के चक्कर में रहते हैं। भाई नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है तो क्यों चेक करना भाई, उस समय ऐसे ही टाइम आपका बच जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो नोट याद रखिए, रेसिड्यू ऑफ एनालिटिक फंक्शन इज डिफाइंड ओनली एट आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी, कन्फर्म। अच्छा, एक चीज़ और, रेसिड्यू को हम इस तरह से शो करते हैं। रेसिड्यू के कॉन्सेप्ट से हमें रेसिड्यू तो क्लियर हो ही गया, साथ ही साथ इंटीग्रेशन भी क्लियर हो गया। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि रेसिड्यू ऑफ f ऑफ z एट z इक्वल टू a का मतलब क्या हुआ, b1 हुआ। b1 का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ 1/z माइनस ए, और इसका मतलब क्या है,
इसका मतलब है 1/2 पाई आई इंटीग्रेशन सी एफ ऑफ जेड अपॉन एफ ऑफ जेड इंटू डी जेड। ठीक है, तो हमने रेसिड्यू अगर फाइंड करना है तो देयर आर 3 कॉन्सेप्ट्स, देयर आर 3 ऑप्शंस। अगर हम देखें तो आप, है ना, 3 नहीं 2 ही बोलो, ज़्यादा बेटर है। B1 आपको फाइंड करना है, B1 का मतलब कोफिशिएंट ऑफ 1/z माइनस है। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका, आप इंटीग्रेशन फाइंड करके 1/2 पाई आई से मल्टीपल कर दीजिए, तो इनकी जो वैल्यू होगी वो भी रेसिड्यू, या फिर इनकी वैल्यू होगी वो रेसिड्यू। देयर आर 2 टाइप्स, है ना। तो ये चीज़ हुआ। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, इंटीग्रेशन फाइंड करना रहता है। इंटीग्रेशन फाइंड करना भी हम इसके थ्रू कर सकते हैं। जैसे मुझे इंटीग्रेशन निकालना है, इंटीग्रेशन सी एफ ऑफ जेड डी जेड, तो कभी कभी क्या होता है, आप इस फार्मूला को बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो, 2 पाई आई इंटू रेसिड्यू एफ ऑफ जेड, ठीक है, एट जेड इक्वल टू ए। और इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है कोफिशिएंट ऑफ 1/z माइनस। तो हमने क्या देखा, आपको इंटीग्रेशन पूछा है, आप क्या कीजिए, रेसिड्यू फाइंड कीजिए। रेसिड्यू फाइंड करना है, मतलब सीधी सी बात है, कोफिशिएंट ऑफ 1/z माइनस ए देखिए, है ना, उसको 2 पाई आई से मल्टीपल कर लीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, इंटीग्रेशन मिल जाएगा। एग्जांपल्स देखते हैं। इंटीग्रेशन सी साइन जेड इंटू डी जेड इक्वल्स टू 0। अब देखिए साइन जेड क्या होता है, एंटायर फंक्शन होता है। एंटायर फंक्शन का मतलब हुआ पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में डिफाइन है। इट हैज़ नो एनी सिंगुलरिटी, या इट डजेंट है ना, इसके पास कोई भी सिंगुलरिटी होता ही नहीं है, सिंगुलरिटी होता ही नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और, कॉची गॉर्सर थ्योरम तो पता ही है, तो फिर वहाँ से पता चल रहा है क्या होगा, 0 होगा। क्लियर हुआ। अब साइन जेड अपॉन जेड पे बात कर लेते हैं। साइन जेड अपॉन जेड के पास जेड नीचे में है, नीचे को अगर 0 बराबर करे तो जेड इक्वल टू 0 आता है, मतलब 0 पे प्रॉब्लम है। और ये कोशिएंट ऑफ एंटायर फंक्शन है, इसका मतलब आइदर रिमूवेबल और पोल। ओके, 0/0 सिचुएशन है क्या, है, मतलब इसके पास रिमूवेबल पॉसिबल है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, अपन एक्सपांसन कर लेते हैं, है ना। एक्सपांसन जब करेंगे, हमें पता है ना एक्सपांसन का कॉन्सेप्ट, अगर याद नहीं होगा तो बिल्कुल आप पिछले जो प्रीवियस वीडियोस हमें उस पर बताया था, लॉरेंट एक्सपांसन जब हम करते हैं, और एक्सपांसन होता है रेगुलर पार्ट और प्रिंसिपल पार्ट पे बात करते हैं। इफ़ एनालिटिक फंक्शन हैव ओनली रेगुलर पार्ट, समझ लीजिए उस समय होगा केवल रिमूवेबल सिंगुलरिटी। लेकिन अगर उसमें प्रिंसिपल पार्ट आया, ठीक है, जो निगेटिव पावर वाला रहता है उसको प्रिंसिपल पार्ट कहते हैं। ठीक है, अगर निगेटिव पावर वाला आया कोफिशिएंट, समझ लीजिए उस समय पोल का सिचुएशन या फिर किसका सिचुएशन होगा, एजेंशियल का। बस ये देखना पड़ेगा कि वो क्या इन्फिनाइटली मेनी टाइम्स आ रहा है। अगर प्रिंसिपल पार्ट भी इन्फिनाइटली मेनी टाइम्स आ रहा है तो उस समय एजेंशियल होगा। फाइनाइटली मेरी पॉइंट्स आ रहा है तो समझ लीजिए कि वो होगा पोल का सिचुएशन। तो देखिए साइन जेड अपॉन जेड जो अगर है, इनको अगर हम एक्सपांसन करें 1/z, साइन जेड का मतलब है जेड माइनस जेड क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस जेड पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 माइनस एंड सो ऑन। अंदर से कीजिए मल्टीपल जेड स्क्वायर फैक्टोरियल 3 प्लस जेड पावर। इससे आपको पता चल गया तुरंत कि, है ना, ये क्या है, रेगुलर पार्ट है, पावर, है ना, प्लस में जा रहा है। अब रेगुलर पार्ट है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसका मतलब जेड इक्वल टू 0 जो है क्या है, रिमूवेबल सिंगुलरिटी है। परफेक्ट। तो पहले तो मैं फार्मूला लगा दूँ, फार्मूला आपको पता है क्या होगा, इंटीग्रेशन एफ ऑफ जेड डी जेड इक्वल टू 2 पाई आई इंटू रेसिड्यू एफ ऑफ जेड एट जेड इक्वल टू ए। इनके जगह में मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख रहा हूँ कोफिशिएंट ऑफ 1/z माइनस ए। कोई डाउट तो नहीं ना इसमें, बिल्कुल क्लियर हो, मतलब कोई इसमें ऐसा कॉन्सेप्ट ही नहीं कि क्लियर ना हो, बिल्कुल क्लियर है ये चीज़। लेकिन फिर भी किसी भी तरह से डाउट होता है, आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, इनके जगह हुआ 2 पाई आई इंटू रेसिड्यू ऑफ एफ ऑफ जेड, जिसको मैं लिख दिया कोफिशिएंट ऑफ 1/z माइनस ए, और कोफिशिएंट नहीं है 0, 2 पाई आई इंटू 0 यानी 0 कन्फर्म हुआ। अब आती है बात साइन जेड अपॉन जेड स्क्वायर की। सेम वही सिचुएशन है, आइदर पोल और रिमूवेबल। देखते हैं, ये हुआ। अब देखिए मल्टीपल करेंगे 1/z, जेड स्क्वायर फैक्टोरियल जेड अपॉन फैक्टोरियल 3, जेड क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस एंड सो ऑन। अब देखिए वी नो दैट अगर फाइनाइट, इसमें फाइनाइटली मेनी टर्म्स आ जाए प्रिंसिपल पार्ट का, तो उस समय होगा पोल। अब देखिए 1/z अकेला है तो इनके पावर 1/z माइनस 0 के होल पावर 1 है, यानी पोल है z इक्वल टू 0 पर, ऑर्डर 1 का, दैट इज सिंपल पोल है। तो 2 पाई आई इंटू, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इतना मतलब है कि कोफिशिएंट ऑफ 1/z माइनस ए क्या है, सिंपल सी फंडा है ना। तो 1/z माइनस 0 का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो 1 हुआ, इसका मतलब हुआ 2 पाई आई। क्लियर हो रहा है। एक चीज़ तो देख पा रहे हैं आप, यहाँ पर आप रिमूवेबल है, पोल है, उसकी पहचान करने की ज़रूरत भी नहीं है, आप क्लियर कर पा रहे हैं।
आपको सिर्फ एक्सपांसन करना है और एक्सपांसन करके कोफिशिएंट देखना है और कोफिशिएंट की वैल्यू रखना है, 2 पाई आई से मल्टीपल करना है और वैल्यू मिल जाता है। तो आपको पोल है कि रिमूवेबल है ये चेक करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ रही है। अब देखिए इस सिचुएशन में e टू दी पावर 1/z, e टू दी पावर 1/z की अगर मैं बात करूं, वी नो दैट e टू दी पावर z को पहले मैं जानना चाहिए, ये होता है 1 प्लस z बाई फैक्टोरियल 1 प्लस जेड स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस ऐसे बढ़ता जाता है। तो अगर मैं 1/z कर दूँ तो ये 1 है ना, इस तरह से होगा। तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो सिचुएशन है ये किसका आ रहा है ना, यहाँ पर देयर आर इन्फाइनाइटली मेनी टर्म्स ऑफ प्रिंसिपल पार्ट, दैट इज z इक्वल टू 0 विल बी एजेंशियल, और उससे मतलब भी नहीं, मैंने बताया तो उससे मतलब नहीं है, हमें सिर्फ ये देखना था कोफिशिएंट क्या है। तो 1/z माइनस 0 का कोफिशिएंट है 1/1, तो 2 पाई आई इंटू 1/1, बट इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, 2 पाई आई होगा। तो मैंने यहाँ देयर आर है ना 3 सिचुएशंस था और मैं तीनों का एग्जाम्पल दिया हूँ। देखिए एग्जाम्पल केवल एक सैम्पल होता है, आपको खुद करना होता है प्रैक्टिस, है ना, और बिल्कुल नोट जरूर कीजिए। हालांकि मैं और एग्जाम्पल्स बताऊंगा आगे भी। तो फिलहाल इतना तो क्लियर है, ये तो सिंपल सा सिचुएशन जब सिंगुलरिटी ना हो और होता है तो आइसोलेटेड के सिचुएशन में बताया, है ना, रिमूवेबल के सिचुएशन में, है ना, और पोल के सिचुएशन में, एजेंशियल के सिचुएशन में। कन्फर्म हुआ? ठीक है। ट्रिक तो क्या चीज़ है ना, वो देखते हैं। इफ z इक्वल्स टू a इज आइसोलेटेड सिंगुलरिटी ऑफ एनालिटिक फंक्शन f ऑफ z एंड a लाइज इन साइड क्लोज्ड कर्व c, देन वी ऑब्जर्व। देखिए जो हमें पता है कि देयर आर एग्जैक्टली 3 टाइप्स ऑफ आइसोलेटेड सिंगुलरिटीज, नेमली रिमूवेबल, पोल एंड एजेंशियल, आइसोलेटेड एजेंशियल। तो ये 3 सिचुएशंस होता है और ये तीनों सिचुएशंस पे क्या डिफाइन होता है? रेसिड्यू डिफाइन होता है। तो उन तीनों केसेस का मैंने अलग अलग डिटेल कर दिया, केस 1, केस 2, केस 3 करके, और इनको ट्रिक के तौर पर मैंने लिया क्योंकि इसको आपको अच्छे से याद कर लेना, अच्छे से क्लियर कर लेना है। खास करके केस 2 आपको थोड़ा नया लगेगा, और केस 2 जो है पोल पर बेस्ड है, और पोल में भी आपको पता है 2 सिचुएशंस होते हैं। एक होता है सिंपल पोल, दैट इज़ पोल ऑफ ऑर्डर 1, एक होता है मल्टीपल पोल, दैट इज़ पोल ऑफ ऑर्डर मोर देन 1। तो वो जो सिचुएशंस है मैंने कंबाइंड किया है ताकि आप डायरेक्टली बना सको। एग्जामिनेशन टाइम में आपको समय नहीं रहता, उस समय आपको बचाना बहुत ज़रूरी होता है टाइम। स्पीड और एक्यूरेसी के साथ कैसे हल करना है वो देखिए। केस 1, इफ़ z इक्वल टू a इज़ रिमूवेबल सिंगुलरिटी। आपको पता है जब भी रिमूवेबल सिंगुलरिटी आता है तो क्या होता है, 1/z माइनस a का जो कोफिशिएंट है वो 0 होता है। क्यों होता है? क्योंकि उस समय केवल रेगुलर पार्ट एग्जिस्ट करता है, प्रिंसिपल पार्ट तो होता ही नहीं, तो 0 हो गई। तो इसका मतलब रेसिड्यू हमेशा 0 होगा। ओके, अब रेसिड्यू 0 होगा तो इंटीग्रेशन क्या होगा, 2 पाई इंटू रेसिड्यू, मतलब ये भी 0 हुआ। इसका मतलब जब भी एग्जामिनेशन में हो और आपको पूछा जाए इस पर रेसिड्यू क्या है और आपको पता चले कि z इक्वल टू 0 जो भी पॉइंट आपको दिया हुआ है ना, ये तो पॉइंट मैंने a लिया है, कोई भी पॉइंट हो सकता है, अगर वो रिमूवेबल है तुरंत आप रेसिड्यू 0 कीजिए, अगर इंटीग्रेशन बोलता है तो भी आप 0 कीजिए। कितना टाइम बचा? क्लियर हुआ ना। नेक्स्ट, अगर मैं बोलूँ z इक्वल टू पोल ऑफ ऑर्डर 1 है, दैट इज सिंपल पोल है, इस सिचुएशन में कुछ नहीं, आप पोल जो चेक करते हो पोल ऑफ ऑर्डर 1 के सिचुएशन में जब आप चेक करते हो उसके लिए क्या होता है, लिमिट z टेंड्स टू z माइनस f ऑफ z, यही तो होता है चेक करने का तरीका। यहाँ पावर 1 रहता है पोल ऑफ ऑर्डर 1 के लिए। आप ये जो चेक करते हैं जब इनकी वैल्यू कुछ फाइनाइट मिलती है, नॉट इक्वल टू 0 मिलता है, तो आप बोलते हो कि z इक्वल टू पोल है ऑर्डर 1 का। कुछ नहीं, आप वही चेक करना, और चेक करने के समय जो इनकी वैल्यू निकल के सामने आएगी वो होगा रेसिड्यू। क्लियर हुआ? कितना सरल है, कितना ईजी है। अब सोचिए अगर पोल ऑफ ऑर्डर 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, दैट इज मोर देन 1 हो, इस सिचुएशन में क्या करेंगे? इनके लिए एक फार्मूला है, इनको आप अच्छे से नोट कर लीजिए और क्लियर करें, है ना। देखिए केस 2 के अंदर आपने ये पहला लिखा, केस 2 के अंदर सेकंड ले रहा हूँ। इफ z इक्वल टू a इज पोल ऑफ ऑर्डर m+1, देखिए मैंने लिया ऑर्डर m+1, ठीक है। देन रेसिड्यू ऑफ f ऑफ z एट z इक्वल्स टू a, ये होगा रेसिड्यू ऑफ f z एट z इक्वल्स टू a इक्वल टू लिमिट z टेंड्स टू a 1/factorial m dm by dzm z माइनस ए होल पावर m+1 इंटू एफ ऑफ z। क्लियर हो रहा है?
इस फार्मूला को याद रखना पड़ेगा, है ना, ये ठीक। अब मैंने यहाँ पर m+1 लिया, बोलोगे m+1, अब m ले लीजिए। अगर m लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, m-1 m-1 होगा, क्या दिक्कत है। अगर 2 लेते हो आप तो याद रखिए 2 लोगे तो यहाँ आप 2 रखोगे, m के जगह में m+1 के जगह में अगर 2 लियो तो m के जगह में 1 रखोगे, ये 1 1, और इन दोनों के मल्टीपल को आप क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। डिफ्रेंशिएट करके इनके साथ मल्टीपल कीजिए, फिर आपको लिमिट लेना है, जो भी आएगा वो रेसिड्यूअर। इनको जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप इजीली हैंडल कर सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट यही है। ओके, तो याद रखिए ये चीज़ हुआ। अब थर्ड केस जो हमारा बनता है, केस 3, एंड यू नो दैट क्या होता है, केस 3 होगा इफ़ z = a। अच्छा, इसमें एक चीज़ और मैं जो है ना, देयर इज़ समथिंग मिसिंग, और वो ये है, जैसे मैंने यहाँ पर ये लिखा रेसिड्यू का। अब यही अगर मैं इंटीग्रेशन निकालता, इंटीग्रेशन c f(z), तो क्या होता, इसमें 2πi का मल्टीपल करते, 2πi इंटू लिमिट z टेंड्स टू a z - a इंटू f(z). कन्फर्म। अगर हम इसमें बात करें इंटीग्रेशन c f(z) इंटू dz, तो फिर क्या होगा, सेम वही 2πi इंटू दिस फार्मूला लिमिट z टेंड्स टू a 1/factorial m dm/dzm z - a होल पावर m प्लस इंटू f(z), वो उनको इससे मल्टीपल कीजिए, ये मिल जाएगा। चलो ठीक है, केस थर्ड के आते हैं, केस 3 इफ़ z = a इज़ एजेंशियल। मैं एजेंशियल जब भी बोलता हूँ उसमें आइसोलेटेड लगाता हूँ, इसके पीछे रीज़न यही है क्योंकि आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी, एजेंशियल में 2 केसेस बनते हैं ना भाई, जो नॉन आइसोलेटेड होते हैं वो हमेशा एजेंशियल होते हैं। तो याद रखिए जब भी मैं ऐसा लिखता हूँ आइसोलेटेड के समय, तो ये आइसोलेटेड का थर्ड टाइप है भाई, ये ध्यान रखना है। तो एजेंशियल सिंगुलैरिटी अगर है तो इस समय आप कोई एक्स्ट्रा कोई नया चीज़ आपको यूज नहीं करना है, केवल वही यूज करना है जो इनके लिए परफेक्ट है, और वो ये है रेसिड्यू ऑफ f(z) at z = a इक्वल्स टू, ये होगा b1 का मतलब सीधा मैं लिख रहा हूँ कोएफिशिएंट ऑफ 1/z - a, और यही सबसे ज़्यादा परफेक्ट है फॉर एजेंशियल सिंगुलैरिटी। सो इंटीग्रेशन f(z) इंटू dz इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ 1/z - a था, अब ये होगा 2πi इंटू कोएफिशिएंट ऑफ 1/z-। याद रखिए रेसिड्यू का जो कॉन्सेप्ट है यहीं से निकल के सामने आया था, और तीनों के लिए एप्लीकेबल था, रिमूवेबल के लिए भी, पोल के लिए भी, एजेंशियल के लिए भी। लेकिन ये जो मैंने जो ट्रिक करके लिखाया, आप उनको उसी के थ्रू आप याद रखें। जब भी क्वेश्चन में रिमूवेबल का सिचुएशन है, सोचना नहीं है, सीधा 0। अगर पोल का सिचुएशन है, अगर ऑर्डर 1 का है, तो फार्मूला तो जानते ही हैं डायरेक्ट निकालने का, वही है रेसिड्यू। अगर ऑर्डर 2 या उससे ज़्यादा है तब ये फार्मूला, इसको नया लग रहा होगा, ये तो याद करना पड़ेगा। और अगर एजेंशियल का सिचुएशन है तो फिर ये सबसे बेस्ट है ये। क्लियर, मैं तीनों पर बेस्ड है, फटाफट एक एग्जांपल ले लेते हैं, इससे क्लियर होगा। रिमूवेबल का मैं एग्जांपल नहीं ले रहा हूँ क्योंकि रिमूवेबल में क्या होगा, डायरेक्टली 0 आएगा, उसमें सोचने की ज़रूरत नहीं। मैं पोल का ले रहा हूँ और एजेंशियल का ले रहा हूँ। तो देखिए एग्जांपल में, जैसे कि फॉर एग्जांपल इंटीग्रेशन dz/z-1। अब देखिए यहाँ पर एक्सपांसन से ज़्यादा बेस्ट है फार्मूला लगाना, क्योंकि पता है कि क्वेश्चन ये जो है रेसिप्रोकल ऑफ एंटायर फंक्शन है। z = 1 पे क्या रखेगा, ये पोल रखेगा, और वो भी पावर यहाँ 1 है, मतलब 1 ऑर्डर का पोल रखेगा। जो आप चेक करते हो वही आपको चेक करना है। मैं इंटीग्रेशन सीधा निकाल, इंटीग्रेशन इंटू, ठीक है, इनका इंटीग्रेशन फाइंड कर रहा हूँ सीधा, क्योंकि क्वेश्चन जनरली रेसिड्यू ने पूछ करके इंटीग्रेशन पूछा जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। रेसिड्यू ऑफ f(z) at z = 1 क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू, इनकी वैल्यू क्या होगी, इनकी वैल्यू होगी लिमिट z टेंड्स टू 1 z-1 f(z) मीन्स क्या है, 1/z-1 कटा क्या मिला, 1, 2πi वैल्यू। जितना फास्ट करोगे वही बेस्ट है। अच्छा, अब ऑर्डर बढ़ाते हैं ना, ऑर्डर थोड़ा सा बढ़ाते हैं। तो ऑर्डर जब बढ़ाऊंगा तब क्या होगा, यूज़ करने आना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट है यूज, z-1 का होल स्क्वायर। अब देखिए रेसिड्यू ऑफ f(z) at z = 1, ठीक है। अच्छा, ये जो भी कर्व लिया जा रहा है, याद रखिए इस 1 मैं यहाँ पर ऐसे ही बना देता हूँ, ये हो सकता है, ये हो सकता है, क्लियर है, इससे कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, ठीक है। अब देखिए रेसिड्यू ऑफ f(z) at z = 1, इनकी वैल्यू क्या निकलेगी, यही यहाँ पर चैलेंजिंग है। तो ये होगा लिमिट z टेंड्स टू 1 z-1 और
स्क्वायर, 1/फैक्टोरियल, चूँकि यहाँ पर 2, ये 2m+1 है, m इक्वल टू क्या लिया होगा 1 लिया होगा, तो 1/फैक्टोरियल 1 और d1/dz1 दैट इज़ दिस, और z-1 का होल पावर m+1 दैट इज़ 2 इंटू 1/f(z) z-1 का होल स्क्वायर, ये कैंसिल होगा, बचेगा 2πi इंटू लिमिट z टेंड्स टू 1, ये तो हट गया, d/dz क्या बचेगा यहाँ पर 1 की लिमिट क्या होती है, 1 का इंटीग्रेशन होता है 0 का लिमिट 0 ही आएगा। क्लियर हुआ, ये पोल का सिचुएशन था। अब देखिए है ना, ये रेसिड्यू देखिए यहाँ पर मैं ये इसलिए लगा रहा हूँ, इस पर क्या हो रहा है, आपको रेसिड्यू भी फाइंड कर पा रहे हैं और इंटीग्रेशन कैसे निकलता है वो भी देख पा रहे हैं ना, एक तीर से दो निशाना है ना, ये हो रहा है। अच्छा देखिए, अगर आप इंटीग्रेशन मॉड ऑफ z इक्वल टू 1 e टू दी पावर है ना, या फिर साइन 1/z का सिचुएशन है, इनका निकालना है इंटीग्रेशन, साइन 1/z इंटू डी जेड। अब क्या होगा ये 2πi इंटू है ना रेसिड्यू ऑफ f(z) एट z इक्वल टू 0, क्या होगा ये 2πi इंटू, आप इनको एक्सपांसन करेंगे और उनका कोफिशिएंट देखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ 1/z-a, इनका आप एक्सपांसन करेंगे है ना, और 1/z का कोफिशिएंट क्या आएगा वो देखना है, तो आपको पता है ना, मैं यहाँ पर कर देता हूँ, साइन 1/z का मीनिंग होता है 1/z माइनस 1/z क्यूब फैक्टोरियल 3, आगे जो भी हो हमें 1/z का कोफिशिएंट देखना है 1 है, तो इनकी वैल्यू 1 कितना है 2πi है। तो आप देख पा रहे हैं रेसिड्यू कितना आसानी से निकल रहा है। हो सकता है आप MSc में हो है ना, हो सकता है BA है ना, आप IIT JEM की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप जो है PhD एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप नेट सेट की तैयारी कर रहे हो, तो रेसिड्यू तो पढ़ना पड़ता ही है। तो मैं चाहूँगा कि आप बिल्कुल कंप्लीट इसको आप क्लियर कीजिए, आप नोट कीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो से जिन स्टूडेंट्स को या अपने फ्रेंड्स को जो फ़ायदा होने वाला है उनको ज़रूर शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।